देश में रियल एस्टेट का स्वर्णिम काल चल रहा है। कम से कम आए दिन जारी हो रही रिपोर्ट्स के आंकड़े तो यही कह रहे हैं, लेकिन क्या रियल्टी सेक्टर से जुड़े सभी लोगों के लिए ऐसा है? आप इस पर मंथन करिएगा, लेकिन पहले यह समझिए, रियल एस्टेट जिन स्तंभों पर चलता है वो है घर खरीदार, बिल्डर, बैंक या वित्तीय संस्थान और रेरा। घर बन रहे हैं घर खरीदारों के लिए, बिल्डर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं घर खरीदारों के लिए, बैंक प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, होम लोन देते हैं घर खरीदारों के लिए। इस पूरे क्रम में कहीं कोई विवाद होता है तो रियल्टी सेक्टर का रेगुलेटर रेरा है घर खरीदारों के लिए। हमारे साथ हैं आदित्य परोलिया, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। एक एक कर तीनों ही मामलों में एपेक्स कोर्ट ने क्या कुछ कहने की कोशिश की है। देखिए, पहला मामला है बैंक्स और बिल्डर्स का, जहां पर इनोवेटिव लोन्स का सहारा लेके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया गया। यानी कि जो बैंक्स ने लोन बिना कंस्ट्रक्शन स्टेज को देखते हुए लोन्स इस तरह के बनाए कि 90 to 95% पैसा पहले दिन बिना फाउंडेशन को दे, जिस दिन बायर आता था उस दिन वो पैसा डिसबर्स कर देते थे बिल्डर को। और जो बिल्डर था वो उसने कुछ ऐसी साठगांठ कर रखी थी कि बिना कि मैं प्री ईएमआई दूंगा या कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रखे थे जो आरबीआई के तहत इलीगल हैं। तो उनमें कई कैटेगरी ऑफ लोन्स हैं और ये बैंक्स डिसबर्स नहीं कर सकती थी, और उनके ऑफिशियल्स ने मार्केट किया, उन्हें फर्दर उसमें एनकरेज किया लोगों को एंटर करने के लिए। तो ये एक सिचुएशन है, क्योंकि आज वो बिल्डर दिवालिया हो गए हैं, तो लोन भी खड़ा हुआ है होम बायर्स का और उनको घर भी नहीं मिल रहा है। तो ये दोहरी मार हो गई है होम बायर्स पे। जो दूसरा मामला है वो ये है कि जो आईबीसी का संरक्षण मिलता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बायर्स, बिल्डर्स और उनके डायरेक्टर्स को इंसॉल्वेंट होने के बाद, यानी कि अगर जजमेंट आ गया आपके फेवर में तो वो जजमेंट को कंप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि ये कहते थे कि हमें मॉनिटोरियम लगा हुआ है सेक्शन 14 में या पर्सनल इंसॉल्वेंसी में, तो उसके तहत आप हमारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। बट जो अभी जजमेंट आया है उसने बहुत वाइड डेफिनेशन देके सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह डिफाइन किया है। तीसरा, उन्होंने रेरा की फंक्शनिंग में टिप्पणी करी है, क्योंकि रेरा में जो एग्जीक्यूशंस हैं, वर्किंग है, रेरा को हम हमेशा कोर्ट की तरह देखते हैं, बट रेरा एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। तो वो जो रेगुलेटरी फंक्शंस और कोर्ट के दोनों फंक्शंस पर उन्होंने टिप्पणी करी हुई है। ये है तीनों मामलों का एक ब्रीफ में आइडिया। आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि जो आईआरपी यानी अंतरिम समाधान प्रोफेशनल सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कई मामलों में हमें होम बायर्स ने शिकायत की है कि आईआरपी ही समाधान में व्यवधान बन जाते हैं। यह कितनी बड़ी चिंता है? ये 333 दिन का समय होता है सीआईपी प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने के लिए। बट मैंने तो अपने लाइफ में जब से आईबीसी आया कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं देखी जो 333 में क्लोज हो गई हो। और आईआरपी इन मोस्ट केसेस, आईपीबीआई ने कहा है देव कि वो बिल्डर या पुराना जो डेवलपर एक्स मैनेजमेंट जिसको हटाया गया है उसके इशारों पे काम करते हैं और अगेंस्ट बायर्स इंटरेस्ट काम करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट सीबीआई रिपोर्ट भी इसलिए कंटेम्पलेट की जा रही है क्योंकि आईआरपीज और बिल्डर्स ने रिप्लाई ही नहीं डाला है सुप्रीम कोर्ट में। अब रेरा तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में ये रिप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, नहीं बने हैं, क्यों नहीं बने हैं, पैसा कहाँ गया, क्योंकि आज आईआरपी मैनेजमेंट की पोजीशन में बैठा हुआ है और ये प्रोजेक्ट्स मेजरली वो हैं जो इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो ये जो बैंक और बिल्डर की साठगांठ है ना, उसको डिनाई ही नहीं कर सकते हैं। बहुत आसान है कहना कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि ये लोन प्रोग्राम्स ने लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है एक एक बेचारे इंडिविजुअल होम बायर की। वो आज साइकिल का लोन नहीं ले सकते, उनका सिबिल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और आप कह रहे हैं एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालेंगे, आप क्यों डालेंगे जब आपने देखा ही नहीं कि उसका सैंक्शन हुआ है नहीं हुआ है, कितना बिल्डिंग बना है। आप पहले दिन 90% पैसा दे रहे हैं अगर बिल्डर को, तो वो उसको मिसयूज करेगा। आपको स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन चेक करनी चाहिए, बाकी का पैसा क्यों डिसबर्स करे, क्योंकि एक बार आपकी बैंक की पॉकेट चला गया, चाहे वो एस्क्रो में हो, वो वापस तो आ नहीं रहा है और आप उसकी लायबिलिटी डालेंगे होम बायर पे, बिल्डर पे नहीं डालेंगे। प्रॉब्लम यह है कि डिसबर्समेंट ऐसी होगी, घर भी नहीं मिल रहा है, उस पे आप लोन पे ईएमआई देनी पड़ रही है। तो घर तो मिला नहीं है और पूरा लोन स्टैंडिंग हो चुका है। 100 रुपए लेता है, उसके 400 रुपए लौटाने हैं मेरे को। और बैंक सिर्फ होम बायर पे इन्वेस्टिगेशन और उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। बिल्डर जो जॉइंटली लायबल है उससे कुछ भी नहीं कहता, बिकॉज वो अब इंसॉल्वेंट है तो उसके एक्शन नहीं हो सकता। और लिक्विडेशन में आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, सबको पता है, हेयर कट है।
तो आप वहां जाते ही नहीं है। जो आर्म ट्विस्टिंग है होम बायर की, वो प्रॉब्लमैटिक है, और जिस तरह से लोन डिसबर्स हुए थे मिसगाइड करके, वो दूसरी प्रॉब्लम है। ईएमआई देने से कोई नहीं शाय हुए कर रहा, सब देंगे अगर घर देंगे। सर बैंक ऑफिशियल्स को मैंडेट्स हैं कि वो लोन अप्रूव करें बहुत सारे, ये डिनाइबिलिटी नहीं है, वो अपने शीट को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के लोन अप्रूव कर देते हैं। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी, कि आज आप बैंक पे जाइए, आपके पीछे 4 लोग आएंगे कि अब लोन ले लीजिए। आदित्य जी, बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद घर खरीदारों को उम्मीद की किरण दिख रही है। उनके लिए क्या राय होगी जो इस तरह के प्रोजेक्ट में अटके हुए हैं? सर देखिए, जो किस सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट कभी भी कोई डिसीजन लेती है तो एक उम्मीद की किरण तो जगती है, आप सही कह रहे हैं। बट हमें लगता है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो बहुत कुछ निकल के आएगा कि ये फ्रॉड किस लेवल पे है और किस तरह से हुआ, ताकि ये आगे दोबारा ना हो। क्योंकि आज हमने यूफोरिया दोबारा देखा है रियल एस्टेट मार्केट में, ताकि ऐसे लोन्स दोबारा ना आए, कम से कम ये सिक्योरिटी मिलेगी। आगे का जो जर्नी है वो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा होम बायर का, और एक सिस्टमैटिक चेंज आएगा, वो उसके लिए शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट था।